बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर से जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ही आसान टॉपिक भी है। तो जो चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपने साथ साथ उनको अच्छी तरह से समझना है। तो ये गारंटी है कि आपको आधे से ज़्यादा जो ये टॉपिक होगा यहीं पे याद हो जाएगा। जब बाद में आप इसकी थ्योरी याद करने बैठोगे तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो जो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपने अच्छी तरह से उनको समझना है, कोई पार्ट इसका स्किप नहीं करना। तो शुरू करते हैं एक सिंपल क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, फटाफट से आपने इसका आंसर करना है, जहन में सोचना है। सोच लिया आपने आंसर? तो 50% या उससे भी ज़्यादा स्टूडेंट्स का आंसर होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। वो कहेंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि अब तक हम यही पढ़ते आए हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। हम क्वेश्चन को नहीं देखते कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन मेरा ये था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। मैंने ये नहीं पूछा था कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है तो वो नेगेटिव चार्ज, उसको हम रिलेटिव चार्ज कहते हैं। लेकिन एक्चुअल वैल्यू ऑफ चार्ज कितनी होती है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जिस चार्ज को हम कूलम में मेजर करते हैं, क्योंकि चार्ज के यूनिट कूलम होते हैं। तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ चार्ज कितनी होती है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये हमें बताया मिलिकन ने। मिलिकन साइंटिस्ट का नेम है। उसने ऑयल ड्रॉपलेट्स की मदद से एक सिंपल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके हमें ये बताया कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज हो सकता है। जो वैल्यू उसने उस वक़्त हमें बताई वो तकरीबन जो आज की मॉडर्न वैल्यू चल रही है उसके साथ अप्रॉक्सीमेशन में है, तकरीबन सेम वैल्यू है। तो इसी को हम कहते हैं मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड। ऑयल ड्रॉप्स की मदद से उसने चार्ज को कैलकुलेट किया। तो चलिए पहले हम इस सेटअप को देख लेते हैं कि उसका सेटअप कैसा था। बहुत ही सिंपल सा सेटअप था जो कि उसने लेबॉर्ट्री के अंदर सेट किया हुआ था। ये एक मेटेलिक चैम्बर है, इसको सिंपल आप ऐसे बना सकते हो मेटेलिक चैम्बर को। इस मेटेलिक चैम्बर में उसने गैस को फिल किया एट लो प्रेशर, गैस या एयर को फिल किया एट लो प्रेशर। प्रेशर को एडजस्ट किया जा सकता है वैक्यूम पंप की मदद से। तो इसके दो पार्ट्स हैं, ये इसका अपर पार्ट है, ये इसका लोअर पार्ट है। लोअर पार्ट में इसके दो इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि बैटरी के साथ कनेक्टेड है, मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं। जो ऊपर वाला इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, और जो नीचे वाला इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। ये इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है, और ये इलेक्ट्रोड्स हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्टेड होते हैं। ऊपर वाले इलेक्ट्रोड में एक होल है, इस होल की मदद से जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं वो यहाँ पे आते हैं इन इलेक्ट्रोड्स के दरमियान। यहाँ पे एक होता है आइसोमाइज़र, या इसको आइटोमाइज़र भी कहते हैं। इस आइसोमाइज़र की मदद से ऑयल ड्रॉपलेट्स को स्प्रे किया जाता है। तो आइसोमाइज़र का क्या फंक्शन होता है? टू स्प्रे ऑयल ड्रॉपलेट्स। साथ साथ मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। ऑयल ड्रॉपलेट्स को स्प्रे करने के लिए आइसोमाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है। फिर होती है इसमें एक माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मदद से हम ऑयल ड्रॉपलेट की मूवमेंट को देखते हैं। उसकी मूवमेंट को चेक करने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। तो माइक्रोस्कोप टू विजुलाइज मूवमेंट ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट की मूवमेंट को चेक करने के लिए इस माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। फिर होता है इसमें एक लैंप, अर्क लैंप, इससे रोशनी निकलती है। उस रोशनी की मदद से इन इलेक्ट्रोड्स के दरमियान जो स्पेस है उसको इल्यूमिनेट किया जाता है, उसको रोशन किया जाता है, ताकि इसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो हमें नज़र आ सके। तो इस लैंप का क्या यूज़ है? टू इल्यूमिनेट स्पेस। ये स्पेस को इल्यूमिनेट करता है। कौन सी स्पेस को? बिटवीन इलेक्ट्रोड्स।
जो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान स्पेस है उस स्पेस को इल्यूमिनेट करने के लिए इस लैंप का इस्तेमाल किया जाता है। और एक होती है इसमें विंडो, उस विंडो की मदद से एक्स रेज़ को पास किया जाता है। ये एक्स रेज़ जो हमने इसके अंदर गैस या एयर फिल की है उसको आयोनाइज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो एक्स रेज़ के लिए एक विंडो होती है और एक्स रेज़ का फंक्शन क्या है? टू आयोनाइज गैस। जो भी हमने गैस इसके अंदर फिल कर रखी है या एयर फिल कर रखी है उसको आयोनाइज करने के लिए एक्स रेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसका सिंपल सा सेटअप है। अब हम देखते हैं कि ये प्रोसीजर कैसे होता है। यहाँ से इस आशोमाइज़र की मदद से ऑयल ड्रॉपलेट्स को स्प्रे किया जाता है। बहुत से ऑयल ड्रॉपलेट्स यहाँ से बनते हैं। वो ऑयल ड्रॉपलेट्स इस होल में से गुजरते हुए इन इलेक्ट्रोड्स के दरमियान आ जाते हैं। बहुत से ऑयल ड्रॉपलेट्स आएंगे, लेकिन हम एक ऑयल ड्रॉपलेट को लेके बात करेंगे। लेकिन आपने ये जहन में रखना है कि एक ही वक्त में बहुत सारे ऑयल ड्रॉपलेट्स यहाँ पे आते हैं, लेकिन हम जो विजुलाइज करते हैं, जो ऑब्ज़र्व करते हैं, वो एक ऑयल ड्रॉपलेट को ही करते हैं। तो हम एक ऑयल ड्रॉपलेट को लेके ही यहाँ पे बात करेंगे। तो ये एक ऑयल ड्रॉपलेट यहाँ पे आया इन इलेक्ट्रोड्स के दरमियान। अब इस ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर कोई और फोर्स अमल नहीं कर रही ग्रेविटी के अलावा। तो उस फोर्स की वजह से ये ऑयल ड्रॉपलेट जो है ये नीचे की तरफ मूव करेगा विद वेलोसिटी v1। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है? v1। और जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है v1 ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इसके वेट के। जो इनिशियल वेलोसिटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वेट के। और वेट क्या होता है? वेट क्या होता है? वेट होता है mg। m मास को कहते हैं, g ग्रेविटेशन की जो पुल होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी v1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर लो। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हमने क्या किया कि एक्स रेज को पास ऑन किया इस चैम्बर में से। जब हम एक्स रेज को पास ऑन करेंगे तो क्या होगा कि जो एयर हमने इसके अंदर फिल की है, जो गैस फिल की है, वो आयोनाइज हो जाएगी। मतलब ये कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे। तो इसके अंदर बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाएंगे। इस स्पेस में बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाएंगे। अब सपोज इस ऑयल ड्रॉपलेट ने इलेक्ट्रॉन्स को पिक कर लिया, यानी जब ये इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया इस स्पेस में तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को पिक कर लिया। मे बी एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इसने जब इलेक्ट्रॉन को पिक किया और हमने बैटरी की मदद से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है कि ये जो ऑयल ड्रॉपलेट पहले नीचे की तरफ मूव कर रहा है ग्रेविटी की वजह से, अब ये ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करना शुरू कर दे। अब इसकी जो सेकंड वेलोसिटी होगी, जो v2 होगी, वो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। ऊपर की तरफ मूव करेगा किस वेलोसिटी के साथ? v2 के साथ। क्यों ये ऊपर की तरफ मूव करेगा? क्योंकि हम इसे फोर्स दे रहे हैं। कौन सी फोर्स दे रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स दे रहा है, उस फोर्स की वजह से ये इस पॉजिटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को पिक किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो जब हम मुनासिब स्ट्रेंथ का फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है ये अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करना शुरू कर देगा। इसकी वेलोसिटी v1 से चेंज होकर क्या हो जाएगी? v2। तो वेलोसिटी जो v2 होगी, v2 वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -mg। ये वो फोर्स है जो इस ऑयल ड्रॉपलेट को अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करवाती है या अपवर्ड मूव करवाती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, जितनी भी स्ट्रेंथ का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। और ये जो स्मॉल ई है ये चार्ज है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ये टोटल वो फोर्स है जो इस ऑयल ड्रॉपलेट को अगेंस्ट द ग्रेविटी यानी इस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करवाती है। चूँकि अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑयल ड्रॉपलेट मूव कर रहा है इसलिए -mg आएगा। जब टूवर्ड्स द ग्रेविटी जा रहा था तो mg, जब अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा तो -mg। इसको क्वेश्चन नंबर 2 कर लो। ये होगी क्वेश्चन नंबर 1, ये होगी क्वेश्चन नंबर 2। अब डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दो। क्या है? v1 ओवर v2 इज़ इक्वल टू mg ओवर e
ई माइनस एम जी। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, दोनों में कांस्टेंट सेम होगा, वो कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। तो डायरेक्ट यहाँ पे मैंने इक्वल साइन यूज़ कर लिया। कांस्टेंट जो भी यूज़ होगा वो कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। अब ये वेलोसिटीज़ हम इस माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं कि कितनी वेलोसिटी के साथ जो v1 वेलोसिटी थी वो कितनी थी, जो v2 वेलोसिटी है वो कितनी है, इनको नोट किया जा सकता है। जी ग्रेविटी, ये हमें पता है इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये यहाँ पे पुट कर देंगे। एम मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, ये डिफरेंट तरीक़ों से मालूम किया जा सकता है। डेंसिटी से भी हम मालूम कर सकते हैं ऑयल ड्रॉपलेट की डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास पर वॉल्यूम। तो अगर हमें इसकी डेंसिटी पता है, ऑयल ड्रॉपलेट की डेंसिटी पता है और वॉल्यूम पता है, तो हम इसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं ऑयल ड्रॉपलेट का। ठीक है, ये वॉल्यूम निकाला जा सकता है अगर हमें ऑयल ड्रॉपलेट का रेडियस मालूम हो, तो मैं तफसील से नहीं बता रहा, लेकिन इस फार्मूले की मदद से अगर हमें डेंसिटी मालूम है, वॉल्यूम मालूम है, तो हम मास मालूम कर सकते हैं। या एक और तरीका है कि हम इतनी मुनासिब स्ट्रेंथ का ये फील्ड अप्लाई करें कि ये ऑयल ड्रॉपलेट यहाँ पे स्टॉप कर जाए, ना ये डाउनवर्ड मूव करे ना ये अपवर्ड मूव करे। जब ये ऑयल ड्रॉपलेट स्टॉप करेगा तो उस स्ट्रेंथ को मेजर करते हुए भी इसके मास को कैलकुलेट किया जा सकता है। मास कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे मास पुट करेंगे, ये ग्रेविटी की आ जाएगी वैल्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, जितनी स्ट्रेंथ का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। और ये हमने मालूम करना है स्मॉल ई, जिसको हम चार्ज ऑन। जब सारी वैल्यूज़ यहाँ पे उसने पुट की तो उसने चार्ज कैलकुलेट किया, तो ये आया 1.59 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁻19 कूलम। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आई वो इतनी आई। उसने बहुत सारे ऑयल ड्रॉपलेट्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया। उसने नोट किया या तो वैल्यू इतनी आती है, या इससे डबल आती है, या इससे ट्रिपल आती है, या 4 टाइम्स आती है। तो उसने ये कहा कि चूँकि ये स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है, जिस ऑयल ड्रॉपलेट ने एक इलेक्ट्रॉन को पिक किया है तो उसके ऊपर इतना चार्ज आया है। इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होगा। अगर ऑयल ड्रॉपलेट 2 इलेक्ट्रॉन्स को पिक करेगा तो ये डबल हो जाएगा चार्ज। 3 इलेक्ट्रॉन्स को पिक करेगा तो चार्ज जो होगा वो 3 टाइम्स हो जाएगा। चूँकि सबसे कम वैल्यू ये आ रही थी बार बार एक्सपेरिमेंट करने पर, तो उसने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है। जो आजकल मॉडर्न वैल्यू चल रही है वो भी तकरीबन सेम है, 1.602 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये मॉडर्न वैल्यू है जो कि तकरीबन सेम है। अगर इसको हम राउंड ऑफ करके लिखें तो तकरीबन इतनी ही वैल्यू बनती है। तो इस तरह से मिलीकन ने एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट की मदद से इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैलकुलेट करके बताया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। अब हम चार्ज निकाल चुके, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है उसको भी फाइंड आउट किया जा सकता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो भी हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की E/m वैल्यू है ये होती है 1.758 10⁻11 कूलम पर केजी। ये E/m वैल्यू है। ये मास किलोग्राम में हम लेंगे, यानी अगर इलेक्ट्रॉन का 1 किलोग्राम हो तो उसके ऊपर इतना चार्ज होता है, इसको E/m वैल्यू कहते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमने चार्ज निकाला, कितना होता है, वैल्यू ये वाली पुट कर दो, 1.602 10⁻⁻19 कूलम ओवर मास। ठीक है, ये हमने मालूम करना है, इज़ इक्वल टू, ये हमने मालूम करना है, चार्ज की जगह पे चार्ज पुट कर दिया, 1.758 10⁻11 कूलम पर केजी। तो इसको इधर ले आओ, ये मल्टीप्लाई हो जाए, इसको इधर ले आओ, डिवाइड हो जाएगा। मास इज़ इक्वल टू 1.602 10⁻⁻19 कूलम ओवर 1.758 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻11 कूलम पर केजी। कूलम पर केजी, ये कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो मास होगा वो आ जाएगा किलोग्राम में। मास 9.109 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻31 किलोग्राम।
इतना किलोग्राम, यानी इतना कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का। ग्राम में लिखना हो तो ये हो जाएगा 9.109 10⁻⁻28 ग्राम। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का इतना मास होता है किलोग्राम में या ग्राम में। तो ये भी अगर आप पूछे तो आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की E/m कितनी होती है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है। तो चार्ज यहाँ पे पुट करो, ये E/m वैल्यू है, यहाँ से हम इजीली मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये डिस्कशन आपको, जो हमने डिस्कस किया, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में हम जो तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स हमने तीनों पढ़े, उनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को हम कंपेयर करते हैं कि एक्चुअल चार्ज क्या होता है, रिलेटिव चार्ज क्या होता है, ठीक है, मासेस, रिलेटिव मास कितना होता है, एक्चुअल मास कितना होता है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पे। तो तीन हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़े, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, न्यूट्रॉन को हम लिखते हैं 0, 1, इसका मतलब इस पे चार्ज 0 है और मास इसका 1 हम लेते हैं, रिलेटिव मास। प्रोटॉन, इसको हम लिखते हैं +1 और 1, यानी चार्ज इस पे +1 होता है रिलेटिव चार्ज और मास इसका रिलेटिव मास 1 होता है। इलेक्ट्रॉन को हम लिखते हैं -1, 0, मतलब इसका चार्ज जो है ये -1 होता है, -1 एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और मास इसका जो रिलेटिव मास है वो हम कितना कंसिडर करते हैं, 0। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ चार्ज होती है वो कितनी होती है, 1.602 10⁻⁻19 कूलम। जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होगा उतना ही प्रोटॉन के ऊपर होगा, 1.602 10⁻⁻19 कूलम। बाज़ औक़ात इसके साथ नेगेटिव पॉजिटिव लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो जब हम रिलेटिव चार्जेस लिखते हैं तो वहाँ पे लिखते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अगर हम इनके रिलेटिव चार्जेस की बात करें तो रिलेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का -1, प्रोटॉन का +1, अगेन ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। रिलेटिव चार्ज का मतलब है कि ये पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा बिहेवियर शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास ऑन होता है तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाता है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे -1, इसको रिलेटिव चार्ज कहते हैं। प्रोटॉन को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करते हैं तो ये जाता है नेगेटिव प्लेट की तरफ, इसका मतलब है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम कहते हैं, इसके ऊपर रिलेटिव चार्ज है वो +1 होता है। एक्चुअल चार्ज की वैल्यू ये है, इनको रिलेटिव चार्जेस कहते हैं। इसके बाद अगर हम मासेस की बात करें तो इसका जो मास है इलेक्ट्रॉन का भी हमने निकाला, किलोग्राम में कितना होता है, 9.109 10⁻⁻31 किलोग्राम। ग्राम में भी आप इसको लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं खुद। अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को किलोग्राम में लिखें तो ये होता है 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम, और ये भी इतना ही होता है, 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर इसको ग्राम में लेके जाएंगे तो पावर जो होगी वो -24 हो जाएगी। इसके बाद लास्ट में ये इनका मास हो गया किलोग्राम में। अगर हम इनके मास को AMU में रिप्रेजेंट करें तो इलेक्ट्रॉन का, पहले प्रोटॉन का मास लिख लेते हैं। प्रोटॉन के मास को हम लेते हैं 1 AMU, रिलेटिव मास को। इस तरह से न्यूट्रॉन के मास को भी हम कितना लेते हैं, 1 AMU। इनके मुकाबले में जो इलेक्ट्रॉन का मास है प्रोटॉन के मुकाबले में, वो हमें पता है कितना होता है, 1/1836, यानी इतने टाइम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लाइटर होता है। तो इसके मास को इससे डिवाइड कर दो तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा। तो ये आप खुद कैलकुलेट करके देख लो, बहुत कम बनता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास है वो 0 होता है, इसको हम कंसिडर करते ही नहीं इलेक्ट्रॉन के मास को। ये इनके ऊपर रिलेटिव मासेस की वैल्यू है। 1 AMU प्रोटॉन का मास, 1 AMU न्यूट्रॉन का मास, और इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो प्रोटॉन के मुकाबले में इतना कम होता है, इसीलिए इसके रिलेटिव मास को 0 कंसिडर किया जाता है।
तो उम्मीद है कि ये डिस्कशन आपको पसंद आई होगी और चीज़ें भी आपको समझ में आई होंगी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आई, आपको समझ आया, आपको हेल्पफुल लगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।